हेलो एवरीवन। आज हमारा पॉइंट है कक्षा 10 का और कक्षा 9 का एक सम्मिलित टॉपिक है जो 9th क्लास के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसी के साथ कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिससे आप क्या करोगे, आसानी से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख पाओगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु सूत्र काम में आ रहा है उसको सही सही समझ सकोगे और रासायनिक समीकरण को सही सही प्रकार से संतुलित कर पाओगे। तो चलते हैं पॉइंट की ओर। हमारा पॉइंट है आज का अणु सूत्र निर्माण। अणु सूत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले हमारा एक लाइन क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी यदि अणु सूत्र हम बना रहे हैं तो उस अणु सूत्र ये पता होना चाहिए कि अणु सूत्र जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो अणु सूत्र को बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले धनायन परमाणु को काम में लिया जाता है। धनायन के बाद में ऋणायन परमाणु को काम में लिया जाता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि चाहे कैसा भी फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले का प्रथम घटक धनायन होता है और द्वितीय घटक ऋणायन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें NaCl, यदि इस NaCl का ब्रेक डाउन करेंगे तो NaCl हमको मिलेगा Na प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस NaCl के अणु सूत्र में एक घटक धनायन का है और एक घटक ऋणायन है। जो घटक धनायन है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा अणु सूत्र में, और जो घटक माइनस में या ऋणायन है उसको बाद में लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी प्रकार का फॉर्मूला बनाया जाएगा, उस फॉर्मूले में धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु का संयोग करना पड़ता है। धनायन परमाणु की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे धनायन परमाणु का आकार छोटा होता है ऋणायन परमाणु की अपेक्षा, तो ऋणायन परमाणु का आकार बड़ा होता है। धनायन परमाणु की दूसरी शर्त ये है कि धनायन परमाणु कम विद्युत ऋणी तत्व होता है, जबकि ऋणायन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। ओवरऑल यदि यहाँ पर हम बात करें तो हमारे द्वारा ये बात कही जा सकती है कि जो भी हम अणु सूत्र बना रहे हैं उस अणु सूत्र में एक तो कम विद्युत ऋणी तत्व और एक अधिक विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है। जैसे मान लीजिए एक वही उदाहरण हमने ले लिया NaCl का, या NaCl की बजाय हमने अणु सूत्र लिया MgCl2 का। दोनों के यदि अणु सूत्र की बात करें तो प्रथम घटक आपका धनायन का है और द्वितीय घटक आपका ऋणायन है। यहाँ अब कुछ पॉइंट है जो हमको याद रखने हैं, अणु सूत्र बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। नोट के रूप में लिखा गया है, जैसे पहला पॉइंट कि किसी भी यौगिक के अणु सूत्र में धनायन परमाणु व ऋणायन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे अभी उदाहरण देखा NaCl का। दूसरा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में आवेश के अनुपात को सरल करके एक्सचेंज करेंगे। जैसे देखिए NaCl का जो बना था वो किस प्रकार से बना था, Na की संख्या या Na का आवेश प्लस है, Cl का आवेश माइनस है। दोनों के आवेश को हम नीचे उतारेंगे तो सोडियम के ऊपर कुल आवेश की संख्या 1 है, क्लोरीन पर कुल आवेश की संख्या 1 है। ये दोनों इस प्रकार से ये एक्सचेंज हो जाएंगे सरल अनुपात के रूप में। एक और एक खुद ऑलरेडी एक सरल अनुपात के फॉर्मेट में, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा NaCl। तीसरा पॉइंट है कि यदि यौगिक में बहुपरमाणु आयन हो, अब बहुपरमाणु आयन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। जनरली ये मैंने जो बहुपरमाणु आयन के उदाहरण दिए हैं ये 9th और 10th को बेस लेकर दिए गए हैं। 9th और 10th के बच्चों के लिए सफिशियंट है कि बहुपरमाणु आयन कौन कौन से रहेंगे।
एक तो फिर से याद रखना, कार्बोनेट जिसका अणुसूत्र होता है CO3 2- आयन के केस में। सल्फेट का आयन होता है SO4 2-। हाइड्रोक्साइड का आयन होता है OH-। हाइड्रोजन सल्फेट का आयन होता है HSO4-। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन होता है HCO3-। ध्यान रखना, CO3 के ऊपर माइनस के 2 चार्ज है, SO4 के ऊपर माइनस के 2 चार्ज है। इसी प्रकार यदि आगे देखेंगे तो आगे यदि इनकी संख्या कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं उस फॉर्मूले में एक से अधिक आ जाए तो उनकी संख्या को हम कोष्टक में लिखेंगे। जैसे उदाहरण दे रखा है AlOH होल थ्राइस। एल्यूमिनियम के साथ 3 मोल OH के सम्मिलित होते हैं, तो हम यहाँ पर AlOH होल थ्राइस। ऐसे Al2SO4 होल थ्राइस, MgOH होल टू। जनरली यहाँ पर जो 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, तीनों फॉर्मूले में यदि हम देखें तो तीनों फॉर्मूले में इकाई ऋणावेश और इकाई धनावेश के आयन मौजूद है, जिसमें NaOH में एक Na प्लस फॉर्मेट में है और OH माइनस के फॉर्मेट में, KOH में K प्लस के फॉर्मेट में है और OH माइनस के फॉर्मेट में है। ऐसे LiOH में Li प्लस के फॉर्मेट में है और OH माइनस के फॉर्मेट में। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। एक धनायन परमाणु के उदाहरण, एक तरफ ऋणायन परमाणु के उदाहरण, या कह सकते हैं धनायन के उदाहरण है और ऋणायन के उदाहरण है। इनका नाम, आयन का रूप कैसा लिखा गया है ये पता होना चाहिए आपको। जैसे हाइड्रोजन आयन को H प्लस के रूप में लिखा जाता है, लिथियम आयन को Li प्लस के रूप में लिखा जाता है, Li प्लस। सोडियम को Na प्लस के रूप में लिखा जाता है, पोटेशियम को K प्लस के रूप में लिखा जाता है, रूबिडियम को Rb प्लस के रूप में लिखा जाता है। जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं वो सारे उदाहरण इकाई धनावेश के उदाहरण हैं। ऐसे यहाँ पर 2 उदाहरण जिनके ऊपर इकाई धनावेश न होकर धनावेश की संख्या बढ़ी हुई मिलती है, जिनका आवेश +2 केस में मिलेगा। जैसे बेरिलियम Be2+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+। 2 उदाहरण और दे रखे हैं यहाँ पर। एक उदाहरण फेरस के रिगार्डिंग है और एक है कॉपर के रिगार्डिंग। दोनों की यदि बात करें तो ये दोनों एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट हमेशा क्या होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाने का शाब्दिक अर्थ है एक ऑक्सीकरण अंक से अधिक ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, या तो 2 दर्शा सकते हैं या 2 से ज्यादा। जैसे यदि आयरन की बात करें तो आयरन 2 प्रकार का ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, एक तो +2 केस में और एक +3 केस में। ऐसे कॉपर की बात करें तो कॉपर भी 2 केस में है, एक Cu+, एक है Cu2+। ध्यान रखना, यदि कोई तत्व 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है और उस तत्व की निम्नतम जो ऑक्सीकरण अंक वाला आयन है उसको बोला जाता है अस आयन, और उच्च ऑक्सीकरण अंक वाले को बोला जाता है इक आयन। तो एक तो हो गया फेरस आयन, एक हो गया फेरिक आयन। ऐसे कॉपर के 2 आयन मिले Cu+ फॉर्मेट में, Cu2+ फॉर्मेट में। Cu+ फॉर्मेट का नाम है अस आयन के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्यूप्रस आयन। ऐसे Cu2+ आयन को लिखा जाएगा क्यूप्रिक आयन। आगे देखिए इसी में ही, तो हमारा है आगे ऋणायन के उदाहरण। ऋणायन में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। जनरली शुरुआत के उदाहरण है इकाई ऋणावेश के, जिनके ऊपर चार्ज माइनस का 1 रहता है।
फिर मैंने ऑक्साइड के उदाहरण डाले हैं जो 3 रूप में रहते हैं। सबसे पहले इकाई ऋणावेश की चर्चा करें तो इसमें आपको 4 आयन मुख्यतया याद रखने हैं। एक फ्लूओराइड, जनरली ध्यान रखना जो नेगेटिव आयन होता है उसके अंत में आइड शब्द जुड़ता है। कौन सा शब्द जोड़ोगे आप? आइड शब्द। और इसी आइड शब्द को फॉलो करते हुए देखिए, एफ माइनस फ्लूओराइड हो गया, Cl माइनस क्लोराइड हो गया, Br माइनस ब्रोमाइड हो गया, I माइनस आयोडाइड हो गया। ऑक्सीजन के 3 रूप लिखे हैं जिसमें देखिए एक तो ऑक्सीजन है O2 माइनस के रूप में, ये पूरा एक O2 माइनस के रूप में, एक है O2 2 माइनस, एक O2 माइनस, एक O2 2 माइनस और एक है O2 सिंगल माइनस। यदि ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का होगा तो वो कहलाएगा सामान्य ऑक्साइड। यदि ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और दोनों परमाणुओं पर इकाई ऋणावेश मौजूद है कुछ इस फॉर्मेट में, जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बॉन्डिंग हो रखी है और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर भी इकाई ऋणावेश है और दूसरे ऑक्सीजन पर भी इकाई ऋणावेश है। इस प्रकार का जो बनने वाला बंध होता है वो बंध पर ऑक्सी लिंकेज कहलाता है और पर ऑक्सी लिंकेज के कारण ही इसका नाम पर ऑक्साइड पड़ा है। सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन पर इकाई ऋणावेश होता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन के 3 फॉर्मूले हो गए। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक सामान्य ऑक्साइड का, एक परोक्साइड का और एक सुपर ऑक्साइड का। तीनों आयन किस प्रकार से हैं फिर से देखना, सिंगल ऑक्सीजन और उसके ऊपर 2 माइनस के, एक ऑक्सीजन के 2 परमाणु और दोनों परमाणु के ऊपर माइनस का एक एक, तो टोटल दोनों पर माइनस का 2, और एक ऑक्सीजन के 2 परमाणु और दोनों परमाणु में से किसी एक परमाणु पर नेगेटिव। यदि 2 ऑक्सीजन के परमाणु और एक नेगेटिव आवेश हो तो वो कहलाएगा सुपर ऑक्साइड। यदि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो और दोनों के ऊपर इकाई ऋणावेश हो, अर्थात दोनों ऑक्सीजन पर सम्मिलित रूप से 2 माइनस का हो तो वो कहलाएगा पर ऑक्साइड और O2 माइनस को सामान्य ऑक्साइड कहा ही जाता है। आगे चर्चा करें इसी संदर्भ में तो हमारे पास सल्फाइड के भी 3 रूप देखने को मिलते हैं। जनरली फिर से बता रहा हूँ, 9th और 10th के रिगार्डिंग बात हो रही है। यदि सल्फर की बात करें तो सल्फर के 3 रूप मिलेंगे आपको, एक S2 माइनस, एक SO3 2 माइनस, एक SO4 2 माइनस। यदि S2 माइनस फॉर्मेट मिलता है तो उसको बोला जाता है सल्फाइड। SO3 2 माइनस इसको बोला जाता है सल्फाइट। ध्यान रखना ड और ट का ही फर्क है यहाँ पर। ड प्रयुक्त होगा 2 माइनस में सिंगल सल्फर का और SO3 2 माइनस रहेगा तो वहां पर सल्फाइट प्रयुक्त करेंगे और SO4 2 माइनस को सल्फेट बोला ही जाता है। और जनरली और उदाहरण नेगेटिव के यहाँ पर भी दे रखे हैं, जिसमें एक है OH माइनस जिसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, एक CO3 2 माइनस जिसको कार्बोनेट कहा जाता है, एक HCO3 2 माइनस जिसको 3 नाम बोले जा सकते हैं, या तो बोल दो पर कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, पर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बोल दो बाई कार्बोनेट। ऐसे ही SO4 2 माइनस को बोला जाता है सल्फेट और इसके भी 3 रूप देखने को मिलेंगे। HSO4 माइनस के 3 नाम सामान्य, पर सल्फेट भी बोल सकते हैं, बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं और हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जा सकता है। ध्यान रखना मुख्यतया आपको कौन कौन सी बातें फिर से बता रहा हूँ याद रखनी है। एक तो Fe के रिगार्डिंग कि Fe 2 प्रकार का ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, एक Fe2 प्लस फॉर्मेट में, एक Fe3 प्लस फॉर्मेट में। 2 प्लस फॉर्मेट वाला असाइन कहलाता है, इसी के रिगार्डिंग इसका नाम पड़ता है फेरस आयन और Fe3 प्लस को बोला जाता है फेरिक आयन।
एक याद रखेंगे Cu के रिगार्डिंग कि Cu भी दो प्रकार का ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, एक Cu प्लस और एक होता है Cu2 प्लस। Cu प्लस सिंगल ऑक्सीकरण अंक है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक है, असाइन कहलाएगा, इसी कारण इसका नाम पड़ जाएगा क्यूप्रस आयन। और दूसरा जो Cu2 प्लस है, ये उच्चतम ऑक्सीकरण अंक है, तो इसके नाम में लिखा जाएगा क्यूप्रिक आयन। मुख्यतया दो तो इनका विशेष ध्यान रखना है, और एक ये मैंने आपको बताया ही है, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट केस, एक ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड केस। यदि ये टेबल आपको याद हो गई तो इस टेबल के द्वारा आप कम से कम मानकर चलिए 9th और 10th के स्टैंडर्ड में जो भी अणु सूत्र काम में लिए गए हैं, उन अणु सूत्र का सही सही से निर्धारण कर पाओगे, उनका सही सही नामकरण कर पाओगे। आगे देखें तो हमारा इसी के कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि अणु सूत्र का निर्माण आप किस प्रकार से करते हैं। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसी को ही लर्न कीजिए एक बार, कि कोई भी अणु सूत्र बना रहे हैं तो उस अणु सूत्र में प्रथम घटक धनायन का होता है और द्वितीय घटक ऋणायन का होता है। जो भी हमने पिछले पॉइंट पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे एक फॉर्मूला बनाया गया है CaSO4 का। CaSO4 को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 को बोलेंगे हम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। किस प्रकार से कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बनता है समझना। सबसे पहले लेंगे हम कैल्शियम का आयन, उसी के साथ जोड़ेंगे हम सल्फेट का आयन। दोनों का जो आवेश है उसको नीचे उतार लेंगे, जैसे यहाँ पर +2, ये -2। दोनों को हम क्या करेंगे, फिर सरल अनुपात करेंगे, तो सरल अनुपात मिलता है 1 और 1। जैसे सरल अनुपात मिल जाएगा तो सरल अनुपात के बाद में नेगेटिव का जो सरल अनुपात है वो तो धनायन की परमाणुकता का निर्धारण करेगा, और धनायन का जो सरल अनुपात है वो ऋणायन की परमाणुकता का निर्धारण करेगा। परमाणुकता का शाब्दिक अर्थ है कि कोई भी यदि हम अणुसूत्र बना रहे हैं, उस अणुसूत्र में उस तत्व या परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमने निर्धारित कर दिया कि कैल्शियम की संख्या 1 रहेगी और सल्फेट की संख्या 1 रहेगी। ऑलमोस्ट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि कैल्शियम 1 है और सल्फेट भी 1 है, CaSO4। फिर से दोहरान करना है, यहाँ पर कैल्शियम धनायन है, SO4 2- ऋणायन है। लेकिन इस SO4 2- में, इस SO4 2- में बात करें तो SO4 2- एक बहुपरमाणु है, और बहुपरमाणु की स्थिति में यदि इसकी संख्या 1 से ज्यादा मिलती तो ही हम कोष्टक काम में लेते, अन्यथा कोष्टक काम में नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा सही इसका फॉर्मूला होगा CaSO4। ऐसे दूसरा उदाहरण एक NaCl का दे रखा है, जिसमें एक सोडियम धनायन का भाती है, क्लोरीन माइनस के रूप में कार्य कर रहा है। दोनों का आवेश +1 -1। ऑलरेडी खुद ही ये सरल अनुपात में है, सरल अनुपात में है तो इनकी संख्या का निर्धारण करेंगे। धनायन का जो आवेश का अनुपात है वो ऋणायन की संख्या हो जाएगी, और ऋणायन का जो आवेश का अनुपात है वो धनायन की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार फॉर्मूला हमारा बन जाएगा NaCl। इस NaCl में Na+ सोडियम आयन है, Cl- क्लोराइड आयन है, तो पूरा नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऐसे तीसरा उदाहरण आप एल्यूमिनियम सल्फेट का बना सकते हो। एल्यूमिनियम सल्फेट की यदि बात करेंगे तो Al3+ आयन है, SO4 2- फॉर्मेट रहता है। आवेश नीचे उतारा, एल्यूमिनियम का 3, सल्फेट का 2। आवेश का अनुपात किया जा सकता है
नहीं किया जा सकता यहाँ पर 2 और 3, ये खुद ऑलरेडी एक सरल अनुपात में है। सरल अनुपात में होने के कारण धनायन का जो सरल अनुपात है, 3 जो मिला है आपको धनायन का सरल अनुपात, वो तो ऋणायन की परमाणुकता हो जाएगी, और ऋणायन का जो अनुपात मिला है वो धनायन की परमाणुकता हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, जिसको बोला जाएगा एल्यूमिनियम SO4 2 माइनस को सल्फेट बोला जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। चौथा उदाहरण है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। आप खुद इसका अवलोकन कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये बन रहा है। लास्ट पॉइंट है इसका पॉइंट का कि यदि यौगिक का नाम दिया गया हो तो अणुसूत्र आप किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे एक नाम दे रखा है सोडियम क्लोराइड और दूसरा उदाहरण दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। यदि आप इनका नामकरण के आधार पर अणुसूत्र का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु की पहचान करनी है। इस फॉर्मूले में जो प्रथम घटक लिखा गया है वो धनायन का है तो Na+ हो गया, दूसरा घटक ऋणायन का है तो वो हो गया आपका यहाँ पर Cl-। दोनों की परमाणुकता हमने सिद्ध कर दी, परमाणुकता के आधार पर अणुसूत्र बन गया NaCl। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट की यदि चर्चा करें तो एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम आपके पास फॉर्मूले का प्रथम घटक है और द्वितीय घटक आपके पास ऋणायन के रूप में सल्फेट है। सल्फेट का अणुसूत्र सल्फेट आयन का जो फॉर्मूला होता है वो SO4 2 माइनस होता है और एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मेट होता है Al3+। इनका आवेश नीचे लिखेंगे, आवेश का सरलीकरण करेंगे, सरलीकरण या सरल अनुपात करेंगे, सरल अनुपात के बाद में हमारे को फॉर्मूला मिल जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से और देखने की कोशिश कीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये केवल स्पेशल पॉइंट है क्लास 9 और 10th के बच्चों के।